नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम देश प्रदेश से जुड़े गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ की। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर के जंगल में गुरुवार को पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में 12 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। भारी संख्या में जवान, करीब 1500 से अधिक जवान नक्सलियों को घेर रखे हैं। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई इसी महीने 6 जनवरी को बीजापुर में जवानों के काफिले पर हुए हमले का बदला माना जा रहा है। साथ ही यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते देख सकते हैं जिसमें मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाए की बात की गई थी। तो क्या माना जाए, की सरकार 2026 तक नक्सली समस्या से निजात पाने का मन बना चुकी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। 31/3/26 के पहले नक्सल मुक्त कर। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का संकल्प परवान चढ़ रहा है। इसका नजारा दिखा छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर इलाके के बीजापुर जिले में, जहां गुरुवार की सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने 12 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। इलाके में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्चिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 16 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे दक्षिणी बीजापुर के जंगल में सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली। सर्चिंग के दौरान जवानों का सामना माओवादियों से हुआ। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी होती रही। मुठभेड़ में अब तक 12 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। आइए जानते हैं कि इस अभियान में कौन कौन सुरक्षा बल शामिल हैं। तो डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा और डीआरजी दंतेवाड़ा ये शामिल हैं। डीआरजी यानी 3 जिलों के डीआरजी शामिल हैं। कोबरा के अलग अलग बटालियन भी इसमें शामिल हैं। सीआरपीएफ के करीब 1500 जवान यहां पर इस अभियान में शामिल हैं। यानी कि 3 जिलों के डीआरजी, जैसे कि डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी, तो ये जो कोबरा के अलग अलग बटालियन हैं, सीआरपीएफ के करीब 1500 जवान यहां पर इस अभियान में लगे हुए हैं। यह हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सुरक्षा बलों की एक टीम जो है वो नक्सलियों को जंगल में घेरे हुई है सर्च अभियान के तहत, और इनमें मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों की तलाश में इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों को किसी भी तरह का कोई नुकसान मुठभेड़ में नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी की ओर से कहा गया है कि मुठभेड़ के बाद जब जवान लौटकर कैंप आएंगे तब पूरी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। क्या क्या बरामद हुए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं।
SLR राइफल 1, 12 बोर बंदूक, सिंगल शॉट बंदूक 2, ये जो है सामग्री बरामद की गई है सर्चिंग के दौरान। और इसके बाद आपको और बता दें कि SLR राइफल 1, 12 बोर बंदूक, BGL लॉन्चर 1 देसी बंदूक के साथ विस्फोटक भी यहां पर बरामद किए गए हैं। तो यह सामग्री बरामद की गई है, भारी संख्या में विस्फोटक बरामद किए गए हैं देसी बंदूक के साथ। नक्सल साहित्य और नक्सली सामग्री भी यहां से बरामद की गई है। जो भी जहां मुठभेड़ स्थल है उस जगह से सुरक्षा बलों को ये चीजें मिली हैं, ये चीजें बरामद की गई हैं। बीजापुर में गुरुवार 16 जनवरी आईईडी विस्फोट के बाद 2 जवान घायल हो गए थे। इस घटना की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निंदा की है। सीएम साय ने कहा है कि सरकार और सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका सफाया निश्चित है। सुनिए। 2 जवान आईडी ब्लास्ट में बीजापुर में घायल है, रायपुर में इलाज चल रहा है, किस तरह देख रहे हैं? अब ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। अब वो मजबूती के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और इनका खात्मा निश्चित है। तो बस्तर में अब तक के जो बड़े नक्सली हमले हुए हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कब 3 अप्रैल 2021 को हुए हमले, 22 मार्च 2020 को भी हमले हुए, नक्सली हमले की हम बात कर रहे हैं, और 5 अप्रैल 2019 को भी हमले हुए हैं। ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर कि कब कब हमले हुए हैं और कब कब मुठभेड़ हुआ है। ये भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। हमारे साथ इस समय प्रवीण मनहर रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता, रायपुर संवाददाता प्रवीण मनहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण, बस्तर इलाके में, दक्षिणी बस्तर इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच कल से ही मुठभेड़ जारी है, कुछ अपडेट आया है आपके पास अभी? देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पे अगर हम बस्तर की बात करते हैं, इससे पहले जहां में नक्सलवाद आता है, लगातार नक्सलवाद की जो हरकत है वो जारी है। हमारे 9-8 जवानों को जो है वो शहादत कर दिया था। इसके बाद से लगातार जो है बस्तर में जो मुठभेड़ है वो जारी है। कल से इस तरीके से पुजारी जो कांकेर जनरल है उस पर जो है मुठभेड़ चल रहा है। लगभग 1500 से अधिक जो जवान है संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो डीआरजी के जवान हो, एसटीएफ के जवान हो, या फिर सीआरपीएफ के जवान हो, या फिर बस्तर फाइटर के जो जवान, तमाम ऐसे जो जवान है हमारे, वो लगभग 1500 से अधिक की संख्या में ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। अगर हम लगभग अभी की बात करें तो अभी लगभग 12 से 13 नक्सलियों को मार गिराने का दावा है वो किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। आज ही थोड़ी देर पहले एक बड़ा खबर सामने आया है जिस पर जो है बीजापुर इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जवान है वो घायल होने की सूचना है। कल भी जिस तरीके से 2 जवान घायल हुए थे मुठभेड़ में, उनको फिलहाल रायपुर राजधानी लाया गया है और इसके बेहतर इलाज के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उस पर जो है इलाज जारी है। थोड़ी देर पहले है जो गृह मंत्री है राज्य के विजय शर्मा, वो वहां पहुंचे हुए थे उनके हाल चाल जानने के लिए। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई है, नए साल की शुरुआत से ही लगातार बस्तर में मुठभेड़ जारी है। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो नक्सलवाद को खात्मे करने के लिए जिस तरीके से सरकार अभियान चला रही है, 2026 के मार्च तक जो है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की जो बात कही है केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने, उसके तर्ज पे लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। हालांकि फिलहाल जिस तरीके से 5 और 6 जनवरी की जो घटना घटी है उस पर कहीं न कहीं हमारे जवानों को नुकसान हुआ है। इसके जो लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं, जो हमारे जवान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं नक्सलियों में बौखलाहट का जो माहौल है वो बन गया है। इसी कारण से ऐसे जो कायराना हरकत है उसको अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल अभी भी बस्तर में जिस तरीके से बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में नक्सल जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। अब अभी तक जो जवान नक्सल जो क्या कुछ ऐसी खबर मिली है कि 1500 से अधिक जवान जो नक्सलियों को घेरे हुए हैं, घेर करके खड़े हैं, उस घेरे में, नक्सल सुरक्षा बलों के घेरे में कुल कितने नक्सली होने की संभावना बताई जा रही है? कुछ ऐसी बातें कुछ निकल करके आई हैं सामने?
देखिए देवेंद्र, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल से ही मैंने कहा कि बस्तर में मुठभेड़ है वो जारी है। हमारे जवान लगभग 1500 से अधिक जो जवान है वो चारों तरफ से घेर कर है नक्सलियों की खात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम नक्सलियों की संख्या की बात करें तो फिलहाल जो जानकारी हमें आई है उसके हवाले से जो हमको खबर है उसके अनुसार से लगभग 120 नक्सली होने की आशंका है। हालांकि जिस तरीके से कल जो मुठभेड़ हुआ है कांकेर पुजारी जंगल में, उसमें 12 से 13 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लेकिन अभी तक जो एंथेटिक जो नक्सलियों का आंकड़ा है वो नहीं सामने आया, लेकिन 100 से 120 नक्सली होने की खबर है। जो जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, मुठभेड़ रुक कर जो है फायरिंग चल रही है। जिस तरीके से कहें तो लगातार जवान है वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और आने वाले समय में जब सर्च ऑपरेशन करके जब वो लौटेंगे तब जो है मीडिया के सामने तथ्य को रखा जाएगा। और आपको सबसे अहम चीज बता देते हैं कि जिस तरीके से जवानों को जो है बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक और आधुनिक हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। 12 बोर के हथियार, ऐसे जो तमाम जो हथियार जो है वो जवानों को मिला है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से हम कहें, ऐसे में जवान जब सर्च ऑपरेशन से जब लौटेंगे तब स्पष्ट हो पाएगी कि नक्सलियों की संख्या कितनी है, मारे हुए नक्सली कितने हैं, जवान कितने थे, तमाम चीजों पर क्या इन मुठभेड़ पर कुछ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है या नहीं, क्या कुछ है खबर? कल जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुठभेड़ को लेकर कहा था कि जिस तरीके से हमारे जो सरकार है वो नक्सलियों को खात्मा करने के लिए लगातार प्रयासरत है और नक्सलियों को जल्द ही खात्मा कर लिया जाएगा। हालांकि अभी पूरी जानकारी जो है वो नहीं आया है, विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई जो जानकारी है कोई इस पर बयान नहीं आया है। लेकिन जब पूरी घटना को अंजाम दिया जाएगा, जब घटना जो है प्रक्रिया के तौर पे जो है पूरी कर ली जाएगी, आधिकारिक रूप पे जब चर्चाएं होगी और जो आधिकारिक रूप से पुष्टि होगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से घटनाएं, कितने नक्सली मारे गए हैं और इस पर क्या सरकार की एक्शन है, क्या विपक्ष की एक्शन है। ये तमाम प्रक्रिया के होने के बाद ही वो सामने आने की संभावना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा कि आखिर अब आगे क्या हो रहा है। तो बस्तर, दक्षिणी बस्तर के इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और यह मुठभेड़ एक तरह से कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका यह लक्ष्य था कि 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या खत्म कर दिया जाएगा। उसी कड़ी में यह एक कदम हो सकता है, या फिर 6 जनवरी को जो आईईडी ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद हुए थे ये उनका बदला भी है। और लगातार अब हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों को घेरा बनाए हुए हैं, घेरे में लिए हुए हैं। आज इन नक्सलियों का सफाया हो सकता है। राजनीतिक बयानबाजी भी होती रहती है, लेकिन इस समय सभी लोग हमारे सुरक्षा बलों के साथ हैं। नक्सली अब पानी मांग रहे हैं। कुल मिलाकर के अब नक्सलियों का सफाया होना ही है। आज इसी नक्सली समस्या और उसके समाधान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आलोक सोनी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर संजय शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत से पहले हम डॉक्टर संजय शेखर की तरफ रुख करेंगे और यह जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये जो संकल्प है सरकार का, यह संकल्प जो 31 मार्च 2026 का है कि यहां से छत्तीसगढ़ से नक्सली समस्या समाप्त कर दी जाएगी, उसी के एक कड़ी के रूप में इसे देखा जाए? हाँ, निश्चित तौर पर देवेंद्र जी प्रयास हो रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हम इस तारीख तक छत्तीसगढ़ से और देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। हालांकि एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता है कि ये जो संकल्प है
निश्चित तौर पे लिया गया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सरकार अगर संकल्पित होकर के कोई काम करती है, तरीके से काम करती है, तो उसका रिजल्ट दिखता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब ये संकल्प आप लेते हैं तो 2-3 चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। देखिए, नक्सलवाद कोई लोगों का एक समूह नहीं है कि आप उसको चुन चुन करके मार देंगे और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। दरअसल एक आइडियोलॉजी है जो रेबल करता है लोगों के साथ, और आइडियोलॉजी को मारना एक निश्चित समय सीमा में, 1-1.5 साल 2 साल की समय सीमा में, मुझे लगता है कि ये थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही आपको ये समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें आपने आजादी के 78 साल बाद तक करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो अबूझमार है उसका राजस्व सर्वे तक नहीं कर पाएंगे। वहां पर कहाँ क्या है, कितने लोग हैं, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर जंगल है, कितनी जमीन है, कौन लोग वहां रहते हैं, इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। और आप कहते हैं कि 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। तो मुझे लगता है ठीक है, एक टारगेट आपने रखा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन टारगेट इस रूप में भी रखा जाना चाहिए कि 2026 तक हम अबूझमार में सड़कें पहुंचा देंगे, अबूझमार के अंदर तक हम स्कूल खोल देंगे, अबूझमार के अंदर हम जो है स्कूल कॉलेज खोल देंगे, वहां पर परिवहन के तमाम साधनों को पहुंचा देंगे, उसका राजस्व सर्वे हम इतने तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। ये जो एक अप्रोच है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। और टारगेट अगर बना रहे हैं तो इस तरह से टारगेट को देखने की जरूरत है कि हमको, देखिए, सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि जो करीब 4500-5000 स्क्वायर किलोमीटर में जिसमें हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसका राजस्व सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, उसका राजस्व सर्वे भी हम साथ साथ कर लें। ये मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पे। वैसे सरकारें इस तरह के टारगेट रखती है। कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाने का एक टारगेट रखा था और गरीब आज तक कायम है। आज भी देश के करोड़ों लोगों को जो है मुफ्त में अनाज देना पड़ता है मौजूदा सरकार को। तो सरकारें इस तरह की टारगेट रखती है, लेकिन धरातल की स्थिति मैंने आपको बताई कि आजादी के 78 साल बाद जहां तक आप सर्वे नहीं कर पाए, वहां आप कह रहे हैं कि हम माओवाद को पूरे देश से खत्म कर देंगे, जो कि एक आइडियोलॉजी है। तो एक पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। जी, अतिशयोक्तिपूर्ण है। हमारे साथ आलोक सोनी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हम आपके पास आना चाहेंगे, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय डॉक्टर संजय शेखर ने ये बात कही है कि नहीं, ये जो काम हो रहा है वास्तव में एक लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसमें एक कड़ी हो सकती है। ठीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? मान लीजिए आज तो 120 नक्सली हैं जिनको 1500 से अधिक जवानों ने घेर रखा है। ठीक है, सभी का सफाया ये कर दें, इससे आइडियोलॉजी की मृत्यु नहीं होगी, खात्मा नहीं होगा। आइडियोलॉजी तो अभी जिंदा रहेगी, और जब आइडियोलॉजी जिंदा रहेगी, जब विचार जिंदा रहेंगे, तो वास्तव में नक्सली फिर हो जाएंगे। यह बात है। सवाल यहां पर यह है कि जैसा कि अभी डॉक्टर संजय शेखर जी ने कहा कि अबूझमार के इलाके में अभी सर्वे नहीं कर पाई सरकार, तो ऐसे में देवेंद्र जी, जी आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार जी को, अनिल चौहान जी को नमस्कार। सर्वप्रथम एक इच्छा शक्ति होती है जो एक सरकार की, वो इच्छा शक्ति सर्वप्रथम जनता को नजर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ के विकास में यदि सबसे बड़ी बेड़ी है तो वर्तमान स्थिति में वो नक्सलवाद है। आज भी देश छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य प्रदेशों में यदि हम बात करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से, तो उनके साथ में नक्सली शब्द, नक्सल शब्द जो है वो जुड़ जाता है कि अच्छा आप नक्सल प्रदेश से हैं। और जहां तक प्रतिबद्धता की है, तो हमने धारा 370 हटाया, हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, हमने नोटबंदी करी, हमने जीएसटी सिस्टम लेकर के आया, टैक्सेशन को एक किया। तो जिस प्रतिबद्धता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, काम कर रही है,
और अपने काम पे फोकस है और उसी फोकस उसी लक्ष्य को लेकर के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से अमित शाह जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम छत्तीसगढ़ की जो जनता की मांग है, ये केवल अमित शाह जी की नहीं, ये छत्तीसगढ़ की जनता का भी एक सपना है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य हो, जिससे एक जो स्वरूप देने का काम जो है वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो कर रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक हम छत्तीसगढ़ को नक्सली समस्या से मुक्त कर लेंगे और उस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाया है। और वर्तमान कार्रवाई जो इस वक्त वहां चल रही है, इस बात को मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरह का कोई बदला लेने की कार्रवाई नहीं, ये केवल और केवल जो हमने लक्ष्य निर्धारण किया है उस लक्ष्य की ओर बढ़ाने के कदम है। और जहां तक जो वरिष्ठ पत्रकार जी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अभी हमने वहां पे सर्वे नहीं किया है और हमने स्कूल नहीं खोले, हमने सड़कें नहीं बनाई, तो सबसे पहले जिस जगह पर में आप विकास के काम करना चाहते हैं वहां पर में आपका कानून और प्रशासन मौजूद होना चाहिए जी। और उसके लिए आवश्यकता होती है थाने खोलने की। अब वहां पर मैं लगातार जिस जगह को हम साफ करते चले जा रहे हैं, नक्सल मुक्त करते चला रहे हैं, हम कैंप ओपन कर रहे हैं, थाने ओपन कर रहे हैं, एक की जगह 4 थाने ओपन हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था। तो जब प्रशासन वहां होगा तभी आप विकास की बात कर पाएंगे और विकास के कामों को अंजाम दे पाएंगे। तो इसी कड़ी में हम सर्वप्रथम हमने नक्सलियों को घर वापसी का मौका दिया, उनके लिए जो पैकेज लाया है वो सबसे बढ़िया पैकेज कहा जाता है पूरे देश में, और उन्हें बताया गया कि आप इसे स्वीकार कीजिए, अगर आप इसे गोली को स्वीकार नहीं करेंगे, आप आइए बात करिए तो आपको गोली मिलेगी। आज तो जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है कि हमें छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, वहां पर में शासन और प्रशासन को रखना है, उसके बाद ही विकास की बात संभव हो सकती है। स्कूल खोले जा सकते हैं, उसे मेंटेन किया जा सकता है, सड़कें बनाई जा सकती है, राजस्व सर्वे किए जा सकते हैं। तो उस कड़ी में जो है वो हमने कदम उठाया हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, उस कड़ी में कदम उठा रहे हैं, विकास की ओर भी सरकार का ध्यान है। अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। क्या लगता है कि ये जो लगातार नक्सलियों पर लगातार हमले, उनका सर्च अभियान जो सरकार चला रही है, वास्तव में इससे 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा? देवेंद्र जी, आपको सभी पैनलिस्टों को, न्यूज आवर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मैं संजय शेखर जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि नक्सलवाद एक विचारधारा है, एक कोई डकैतों या गुंडों का संग्रह नहीं है, समूह नहीं है। और मैं नहीं जानता सोनी जी कितना स्पष्ट समझ पाए, लेकिन जो एक विकास का, विश्वास का और सुरक्षा का वातावरण वनांचल में बनना चाहिए, जिससे इस आइडियोलॉजी पे कठोर से कठोर प्रहार हो सके, वो प्रहार तभी संभव है जब लोकतंत्र में वनांचल के लोगों की आस्था बढ़ेगी। तो लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने के लिए हमें बेकसूर आदिवासियों को छोड़ना होगा। जो पूर्ववर्ती सरकार ने 1000 से ऊपर ऐसे आदिवासियों को छोड़ा जो बेचारे बेकसूर थे, किसी न किसी के दूसरे कारणों से जेल में बंद थे। समिति बनाई गई, सामुदायिक वनाधिकार पट्टे दिए गए वनांचल में उनको कि वन की जो सामुदायिक जमीन है वो आपकी सामूहिक होगी। उसका परिणाम था कि देश में जो वनोपज है 75% वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ से जा रही थी और 25% में बाकी पूरा देश था। तो देखिए, विकास, विश्वास और सुरक्षा का वातावरण और लोकतंत्र में सबको समानता का समुचित अवसर, न्याय का समुचित अवसर, ये देकर हम नक्सलवाद की विचारधारा पर एक कठोर प्रहार कर सकते हैं। और देखिए, चाहे आप गांधी को पढ़ें, चाहे लिंकन को पढ़ें, किसी को भी पढ़ें, ये बात आई है जो वैचारिक क्रांति की विचारधारा पर अगर कोई प्रहार करना है तो आपको स्वस्थ विचारधारा को तार्किक ढंग से स्थापित करना होगा। तो मैं इस बात से संजय शेखर जी के पूरी तरह सहमत हूं कि इतनी जल्दी विचारधारा के इस परिवर्तन को लाना संभव नहीं है। जवानों की जाबाजी को हम सब सैल्यूट करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। वो हमारे लिए जो आज जानबाजी पर लगाकर जिस तरह जूझ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। वो शौर्य, वो समर्पण बहुत बिल्कुल पूजनीय है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हम जवानों की जान बस दांव पे लगाकर और ये जो संघर्ष चल रहा है सिर्फ इतना करके नक्सलवाद को समाप्त कर पाएंगे? ये करना भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। जी। सवाल इस बात का है
कि जो पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं या एक भी बेकसूर आदिवासी मारा जा रहा है या जो लोकतंत्र में जिस तरह से धर्म और भाषा के नाम पर लड़ाई है, मूलभूत आवश्यकताओं की जो बात संजय शेखर जी कह रहे थे अबुझमाड़ में, वो जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक मैं ये समझता हूं, और जब तक विश्वास का वातावरण नहीं बनेगा, नक्सलवाद से मुक्ति नहीं मिल सकती। देवेंद्र जी, एक बात और समझने की है जी, कि 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद था जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश का बालाघाट और दूसरे जिले भी प्रभावित थे जो अलग हुए हमसे। आप देखिए कि चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सबका नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में 2003 तक जो 3 ब्लॉकों में था 18 से 20 जिलों तक पहुंच गया। कौन सरकार में था? क्यों 2018 तक 3 से 18 15 वर्षों में 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद 18-20 जिलों में पहुंच गया? सरकार की नीतियां बड़ी कम थी। ये आप मत समझिए कि जवानों का शौर्य तब नहीं था। सवाल यह है कि सरकार को ठोस नीतियां वनांचल के लिए क्या बनाई गई? क्या वनांचल में सुरक्षा, विकास और विश्वास का वातावरण बनाया गया? देखिए, हर सरकार नक्सलवाद के खिलाफ एक अभियान चलाती है, एक प्रयास करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नक्सलवाद को बहुत प्रमोट किया गया, लेकिन जितनी संवेदनशीलता से डील करना था, क्या किया गया? 2013 में कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति समाप्त हो गई, शहादत हो गई हमारे नेताओं की जी। तब जाकर यह विषय बहुत हाईलाइट हुआ। उसके पहले भी बड़ी बड़ी वारदातें हुई है। 90 जवान, 76 जवान, ऐसे 76 जवानों का आंकड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ में जो मारे गए, नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए। तो देखिए, मेरा यह कहना है कि जो विचारधारा पर एक बड़ा प्रहार था वो 2003 से 18 तक नहीं किया गया, संवेदनशीलता से नहीं किया गया। 19-20 कोविड के बाद भी मेरा मानना है कि चाहे नारायणपुर का सुपोषण में राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड लेना हो, अव्वल आना हो, और चाहे सामुदायिक वनाधिकार पट्टे हो, चाहे दूसरी नीतियां हो, चाहे लोहंडी गुंडा में जमीन वापसी हो, चाहे 350 स्कूल वापस खोलने की बात हो जो रमन सिंह सरकार में बंद हो गई थी। देखिए, ऐसे ठोस नीतियों की जरूरत है देवेंद्र जी। शस्त्र से हम विचारधारा को नहीं हरा सकते। निश्चित रूप से जो नहीं मान रहे हैं या जो बहुत ज्यादा शस्त्र उठाकर क्रांति ला रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं, पर इस विचारधारा को रोकने के लिए हमको शस्त्र से ज्यादा नीतियों पर भी काम करना होगा। और मेरा यह मानना है कि उस दिशा में सार्थक पहल डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अभी भी नहीं हो रही है, क्योंकि 1 साल छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार खो गया और नक्सल पुनर्वास की ठोस नीति आज भी नहीं बनी है जी। मेरा यह कहना है कि वो ठोस नीति बनाई जानी चाहिए, ठोस कार्यक्रम होना चाहिए। आज 10 वर्षों में, या ये कह लीजिए आप कि इस 10 वर्ष में नहीं, लगातार हिंदुस्तान जिस तरह से प्रभावी हुआ, निश्चित रूप से देश पे कर्जा बढ़ गया, बाकी चीजें हुई। अभी भाजपा के प्रवक्ता नोटबंदी, जीएसटी और 2-3 कारण बताए, राम मंदिर। तो मेरा मानना यह है कि नोटबंदी तो सुपर फ्लॉप रही, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार रहा। जीएसटी भी बेतरतीब थी, कई हजारों संशोधन हो गए उसमें। और राम मंदिर नहीं, राम राज की कल्पना होनी चाहिए। हम राम मंदिर के विरोधी नहीं है, पर भगवान राम ने विष्णु से जो 9वां अवतार लिया वो इसलिए लिया कि आपको एक संदेश देना था कि सबको समानता, सबको न्याय, समरसता का वातावरण, और चेहरे देख के न्याय की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राजा भी है तो न्याय के दायरे में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कब समझ में आएगा। आलोक सोनी जी के पास अब हम आना चाहेंगे। आलोक सोनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैंने कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात सुनी और जो समय काल उन्होंने बताया जिस समय पे नक्सलवाद पनपा, लेकिन कितनी चतुराई से इस बात को छुपा गया कि उस समय पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जो नक्सल की जो समस्या है वो केवल प्रदेश की समस्या नहीं है, वो पूरे देश की समस्या है। जो प्रतिबद्धता की कमी थी वो कांग्रेस के जो लीडर थे उस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये उनकी कमी थी। इस बात को बहुत चतुराई से छुपा गया। इस बात को भी छुपा गया कि पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे नक्सल मुक्त प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो सके। ऐसे कौन से राहत पैकेज जारी किए या इस तरह की कोई एक्टिविटी या ऐसा मूवमेंट चालू किया कि नक्सलियों के पैर उखड़े। तो इन सब चीजों को इतनी चतुराई से छिपा गए और सीधे सीधे जो आरोप प्रत्यारोप किया वो आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा। तो मैं आपको बता दूं कि जरूरत होती है एक प्रतिबद्धता की। वो प्रतिबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई और 2014 के बाद से लगातार हम इस पर आतंक पर प्रहार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को आतंकवाद से मुक्त करने की पूरी कोशिश, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जहां तक नोटबंदी की बात है तो आज बताइए, एक समय था जब 500 के नोट पर में देश की जनता का भरोसा उठ गया था और नोटबंदी के बाद से क्या ऐसा हो पाया है? आज क्या जाली नोट उस क्वांटिटी में या उस
नजर आ रहा है क्या? तो शक की निगाह से देखा जाता है? नहीं, ये जो स्थिति परिस्थितियां जो बदली है वो आदरणीय देश में जब प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद से बदली है। और वही स्थिति परिस्थिति आज छत्तीसगढ़ में जब बदली है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनः स्थापित छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है और केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और श्री ललित गृह मंत्री जी ने जब इस बात का संकल्प लिया है, तो इन सब चीजों को सराहना करने के बजाय जो आदरणीय प्रवक्ता जिस तरह से छुपाने की कोशिश करते, कांग्रेस की नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी जनता को दिख रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे हम आपके पास। डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिबद्धता की बात हो रही है, कांग्रेस की भी सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है और आगे पता नहीं किसकी सरकार आएगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन प्रतिबद्धता, नक्सलियों के खात्मे की प्रतिबद्धता किस सरकार में आपको महत्वपूर्ण, मतलब ज्यादा देखने को मिली है कि हाँ नक्सली का खात्मा होना ही चाहिए, इसके लिए ये नीति बनानी चाहिए, हमारे सर्चिंग ऑपरेशन होना चाहिए, इस तरह की प्रतिबद्धता आपने सबसे ज्यादा किसके सरकार में देखी है? जी देखिए, एक पत्रकार के तौर पे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी माओवादियों के खिलाफ बहुत ही आक्रामक तरीके से कार्रवाई करती है। ये देश दुनिया को सबको पता है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो अलग तरीके से है और इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही आक्रामक है कि उसका खात्मा कर दो सीधे और पूरी तरीके से खत्म करो। और उसी रास्ते पर अभी छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई हो रही है। देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ही कहूंगा कि अगर कोई लक्ष्य लिया जाता है और उस पर उसी तन्मयता के साथ, उसी अप्रोच के साथ अगर लगातार उस पर काम किया जाए। जी, तो डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार से हमारा संपर्क। जी जो स्थितियां हैं उसको समझने की जरूरत है। और कांग्रेस का जहां तक अप्रोच का सवाल है, कांग्रेस जो है वो उससे लड़ाई जरूर, पिछले 5 साल में लड़ाई माओवादियों से नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, इस बात से आप नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस का अप्रोच ये है कि वहां पर माओवादियों के साथ आम आदमी नहीं मारा जाए, वहां के आम आदिवासी जो है उस पे माओवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है उसका असर न पड़े और उसपे कोई निर्दोष न मारा जाए। कोई ये सामान्य एक सोच रहती है। आदिवासियों के साथ कांग्रेस का एक अप्रोच संवेदनशीलता का रहा है, ये देश जानता है। और इस वजह से कांग्रेस पर ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस जो है वो माओवादियों के खिलाफ उस आक्रामकता के साथ, जिस आक्रामकता के साथ बीजेपी कार्रवाई करती है, कांग्रेस नहीं करती है। और कई बार बीजेपी की तरफ से उनको सिंपैथी होने का भी कांग्रेस पर आरोप लगता है कि आप उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं। लेकिन सच ये है कि वो माओवादियों से ज्यादा आदिवासियों के प्रति, वहां के लोगों के प्रति एक अलग तरह की सिंपैथी कांग्रेस के पास है। जबकि बीजेपी जो है वो आक्रामक रूप से रहती है, बहुत ही आक्रामक। उसमें अगर लड़ाई है तो लड़ाई में अगर 2-4 लोग मारे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़ाई लड़ो, खत्म करो। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब नक्सलबारी से आंदोलन शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत ब्रूटली किलिंग किया पूरे माओवादियों का। और एक समय देश को लगा कि अब तो माओवाद पूरे देश से खत्म हो जाएगा। इस तरह से माओवादियों को खत्म किया गया, मारा गया। लेकिन एक जिले से माओवादी निकल करके पूरे देश में फैले और कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह स्वर्गीय ने कहा था कि देश की सबसे बड़ी समस्या आंतरिक सुरक्षा की माओवादी संकट है। तो क्या होता है कि विचारधारा को आप अगर सोचेंगे कि गोली से हम मार दे, तो गोली से तो मार दिया गया था पूरा, सिद्धार्थ शंकर रे के समय पूरा खत्म कर दिया गया था। लेकिन वो ट्रबल करके पूरे देश में फैल गया। तो आपको इसको समझने की जरूरत है कि
विचारधारा है, विचारधारा को खत्म करने के लिए एक अलग स्तर की लड़ाई है। और जो लड़ाके हैं उसके लिए आपने एक टारगेट रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, वो रखना चाहिए और उसके नतीजे भी मिलेंगे। उसमें 22 वर्ष बहुत सारी चीजें हैं कि अगर माओवादियों को वहां से हटाएंगे नहीं तो डेवलपमेंट के वर्क कैसे करेंगे, स्कूल कैसे खोलेंगे, अस्पताल कैसे खोलेंगे, क्योंकि वो उसका विरोध करते हैं। तो दोनों चीजें कनेक्टेड है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने 2026 तक का अगर लक्ष्य रख लिया है कि माओवादियों को खत्म करेंगे, तो जरा ये भी लक्ष्य रखिए कि 2026 तक हम जो है या 2028 तक जो है हम जो है अबूझ मार्ग का सर्वे कर लेंगे, अबूझ मार्ग में इतना 100 किलोमीटर सड़क बना देंगे, रेलवे लाइन ला देंगे, इसको भी रखने की जरूरत है। जी आलोक सोनी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे जी। जैसा कि अभी डॉक्टर संजय शेखर जी ने कहा कि ठीक है, जो कार्य हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है अच्छी है, ठीक है, आक्रामक हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अबुझमाड़ में विकास के लिए एक टारगेट इसके लिए भी आपको बनाना होगा। देवेंद्र जी देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही आदिवासियों के विकास के लिए वो तमाम नीति योजनाओं को लागू किया था, चाहे उन्हें तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो या फिर उनसे वनोपज खरीदने की बात हो या उन्हें मुफ्त में चप्पल बांटने, क्योंकि आज भी आदिवासी अंचल में जो हमारे जनता रहती है वो बिना चप्पल के ही जंगलों में जाते हैं। चरण पादुका योजना लागू करी थी, तो उनके हितों के लिए जो भी विकास के काम है या जो भी योजनाएं हैं वो ला रही है, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। आदिवासी अंचल के रहने वाले बच्चों के लिए उन्हें पढ़ाई की अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके लिए अच्छे से अच्छे आज विद्यालय खोले जा रहे हैं, हॉस्टल खोले जा रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए ऐसे विशेष तरह के हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं जिसमें परिणाम भी मिल रहे हैं और आशातीत परिणाम है। आज बस्तर से निकल के जो बच्चे हैं वो देश विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम कर रहे हैं। तो ये केवल हो पाया है क्योंकि 15 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से विकास के आयामों को वहां पर में लागू किया है। और अभी वर्तमान इस बात को सबसे बड़ी समस्या यही दिखी, जब हमारी भी सरकार थी उसमें भी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि 15 वर्ष तक हम चाहे कोई भी योजना लेकर के आए, लेकिन जो बात शिक्षा को और प्रसार करने की होती है, जहां आइडियोलॉजी को मारना है तो आप शिक्षा से मार सकते हैं, आप स्कूल खोल सकते हैं, आप वहां प्रशासनिक व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बेड़ी जो थी वो माओवाद थी, आतंकवाद थी, और आतंक के खिलाफ अब आवश्यकता है कि और कड़े प्रहार करने की है, उन्हें पूरी तरह से साफ करने की है। ये आर या पार की लड़ाई मैं कहूंगा, तभी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का विकास, बस्तर का विकास और आदिवासी भाइयों का विकास संभव है। और उस दिशा में सरकार बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। देवेंद्र जी जी, अनिल सिंह चौहान जी, जैसा कि आप कांग्रेस को यह माना जाता है कि थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं वहां के आदिवासियों की तरफ, इसलिए कुछ कड़े फैसले नहीं ले पा रहे थे, लेकिन कड़े फैसले बीजेपी लेती है आक्रामक रूप से, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय शेखर जी ने कहा है। और विकास की जहां तक बात है तो आलोक सोनी जी का कहना है कि ये भी एक प्रक्रिया है जो कि वहां दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर पहुंच नहीं है वहां पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले इन नक्सलियों का सफाया किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे वहां पर स्कूल खोले जाएंगे, वहां पर सड़कें बनाई जाएंगी, पुल बनाए जाएंगे और तमाम विकास के काम वहां पर होंगे। तो क्या लगता है कि अब जो है वास्तव में कांग्रेस की नीति थोड़ी सी ढुलमुल थी और ये सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, आक्रामक रूप दिखा रहे हैं, तो कुछ जल्दी ही नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, आप इसे मानते हैं? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं वहां से शुरू करूंगा कि आलोक जी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और नक्सलवाद फैला। उसी दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कई राज्यों में उसी दौरान, मध्य प्रदेश तो नक्सल मुक्त हो गया उसी समय। ये सारे नक्सली छत्तीसगढ़ में ही शरण क्यों ले लिए, ये सोचने की बात है। और ऐसा नहीं है, कई प्रदेशों में नक्सलवाद बहुत नियंत्रित हुआ, बंगाल में भी नियंत्रित हुआ, उस समय बहुत जगह नियंत्रित हुआ, लगभग नक्सल मुक्त की ओर चले गए। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद क्यों पनपा, यह सोचने का विषय। दूसरी बात देवेंद्र जी, हमारी सिंपैथी किसी प्रकार से किसी गुनहगार के साथ या गलत विचारधारा के साथ नहीं है। हम लोकतंत्र और संविधान की उस मूल अवधारणा आत्मा को मानते हैं जिसमें हमारा कानून भी कहता है लिखित रूप से कि 10 बेकसूर छूट जाए पर 10 कसूरवार छूट जाए पर एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक बेचारा नादान आदिवासी अगर
4 नक्सलियों के चक्कर में मारा जाता है, तो मैं उसको न्याय संगत नहीं मानता, ना मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी है। हमको ठोस नीति बनाकर प्रहार विचारधारा पे भी करना होगा और एक एक व्यक्ति की रक्षा करनी होगी। यही फर्क है कि लोकतंत्र का यही सबसे मूल अवधारणा है कि उस एक भी व्यक्ति की नाजायज जान नहीं जानी चाहिए। और देवेंद्र जी देखिए, अभी मैं पिछले डिबेट में बैठा था, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निशिकांत जी ने कहा कि जो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट में उड़ाया जवानों को, हमारे 8-9 जवान मारे गए, उनकी शहादत हुई, उनके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी गोली मार देनी चाहिए, खत्म कर देना चाहिए उन परिवारों को। तो देखिए, मैंने जब कहा कि ये गलत है, तालिबानी कानून है, तो उन्होंने कहा नक्सल समर्थक है। देखिए, उनके परिवार के पक्ष में बोल रहे हैं। तो देवेंद्र जी, ये आरोप है हम पर। तो मुझे ये बताइए कि 4-6 महीने का बच्चा, 4 साल के बच्चे को गोली मार दी जाए, ये नक्सल उन्मूलन का रास्ता है अगर, तो हम उसके विरोधी हैं और उसके लिए हमको नक्सलियों का समर्थक ठहराया जाता है, तो बड़ा अफसोस है। ये तो देखिए, प्राचीन काल से हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है और भारत की आत्मा इसी बात में बसती है कि एक भी बेकसूर व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। और इस बात की क्या गारंटी है देवेंद्र जी कि आप एंकर हैं तो आपका भाई या भतीजा कोई अपराधी नहीं हो सकता? मैं अगर न्यायाधीश भी बन जाऊं उच्च न्यायालय में, तो मेरा कोई भाई चोर नहीं हो सकता। ये हमारा संविधान भी कहता है कि किसी दूसरे के किए के लिए, हमारा कानून कहता है किसी दूसरे को दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये देखिए, एक मूल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाना हल नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जवानों का जो शौर्य है, साहस है, उसके बूते ये कार्रवाई हो रही है और अच्छा है, होनी भी चाहिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमको एक हाथ से कार्रवाई करनी है, दूसरे हाथ से निर्दोष लोगों को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात, ठोस नीति बनानी है जिससे लोकतंत्र की व्यापकता, उसकी शक्ति लोगों को समझ में आए कि हमारे हाथ में ही ताकत रहेगी, हमारे ही वोट से सरकारों को बनना और बिगड़ना है। और उसके लिए ये धर्म, ये 2-3 धनिकों का धन लगाना, ईडी, आईटी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये जो वातावरण है, ये नक्सलवाद जैसी विचारधारा को जन्म देता है और लोकतंत्र को कमजोर करता है। और 10 वर्षों में आप देखिएगा एक बड़ा बदलाव है देवेंद्र जी, कि जब आप सरकार की आलोचना करेंगे, चाहे आप मीडिया समूह के हो, पत्रकार हो, कलबुर्गी हो, गौरी लंकेश हो या विपक्ष की पार्टियां हो, या तो पार्टियां तोड़ दी जाएंगी, चिन्ह छीन लिए जाएंगे, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप सीधे प्रधानमंत्री लगाएंगे और वो भाजपा ज्वाइन करेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टम बना है कि कोई भी जैसे आवाज उठाया तो उसके ऊपर उल्टा प्रत्यारोप लगा दो। अभी चिट फंड कंपनियों पे आरोप लगा मंत्री पर, तो एक मंत्री की पत्नी की फोटो दिखा दिए। अरे साहब, सरकार का काम प्रत्यारोप नहीं है, सरकार का काम कोई भी है कार्रवाई करना है। पर यहां कार्रवाई की बजाय पूरा सरकारी तंत्र विपक्ष को बदनाम करने में लग जाता है। यह परंपरा भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं रही। ये 14 से बदली है, मोदी जी के नेतृत्व से। चलिए, प्रधानमंत्री है, ठीक है, जिसको आप सुनेंगे तो कभी भी उसकी गरिमा के अनुकूल वो बात नहीं करते। भैंस, मुजरा और कपड़ों से पहचान आतंकियों की, ये प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, कोई भी प्रधानमंत्री थे इस देश में, देख लीजिए आप, गैर भाजपा भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, एक गरिमा और मर्यादा होती थी। और प्रधानमंत्री लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ पद है। जब वो गरिमा को गिराता है तो ऑटोमेटिक लोकतंत्र की गरिमा और राजनीति की गरिमा गिरने लगती है जी। तो ये पूरे दलों पे फिर लागू हो जाता है। तो ये बड़ा ठोस कारण है जी। तो चलते चलते हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर जी से एक सवाल हम लेना चाहेंगे कि जैसा कि अभी अनिल सिंह चौहान जी ने एक बात कही है कि हम जो है प्रोटेक्ट करते हुए नक्सलियों पर हमला करते हैं या फिर उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं। लोगों को प्रोटेक्ट जरूर होना चाहिए। क्या जो बीजेपी है लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती? ऐसे इतना आक्रामक रूप से नक्सलियों पर हमला करती है कि वहां पर जैसा कि होना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस करती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है इस समय। देखिए, बुनियादी फर्क है दोनों पार्टियों में, इस बात को पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। कुछ बुनियादी फर्क है। बीजेपी के जब आक्रामक शैली में जब वो काम करती है तो उस समय बाकी विषयों को नहीं देखती है कि वहां पर क्या होगा। उनका सीधा मानना है कि युद्ध जब होगा तो उसमें लोग मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो उसमें अगर 4 दोषी मारे जाते हैं, 2 निर्दोष भी मारे जाएंगे, तो वो सामने आकर के स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अंदर से उस तरह की उनकी एक नीति रहती है कि जाओ और सफाया करो।
नहीं वर्तमान परिस्थितियों में नहीं डॉक्टर साहब संवैधानिक तरीके से वो इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन सुरक्षा बलों के ऊपर इस तरह की उनका निर्देश होता फ्री हैंड दे देते हैं, या उनका फ्री हैंड दे बलों के ऊपर इसका हाथ होता है। जी जी। और यही वजह है, देखिए इसका फायदा भी मिलता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में माओवादियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, और अभी पिछले 1 साल में जब से ये मौजूदा सरकार आई है तब से कितनी कार्रवाई हुई है, कितने माओवादी मारे गए हैं, इसको देखने की जरूरत है। तो इस आंकड़े से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है फोर्स को जी पूरे पूरी सरकार जो है उनके पीछे रहती है, पूरे साजो सामान और अमला उनको उपलब्ध कराया जाता है, तो वो जाकर के उस तरह से ऑपरेशन करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में डॉक्टर साहब हम आपसे यही जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी का ये आक्रामक रुख क्या सही है? देखिए जो मौजूदा स्थिति है उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने सबसे पहले कहा कि एक टारगेट होता है, और टारगेट लेने से क्या होता है कि आपकी पूरी मशीनरी जो है वो एक टारगेट बेस्ड काम करती है, लक्ष्य को निर्धारित करके काम करती है। और एक पिछले आपने जब से टारगेट लिया गया है तब से लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई इसका उदाहरण है। तो एक टारगेट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा जो कहना है कि टारगेट के साथ मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि भाई संवैधानिक दायरे में आपको, देखिए युद्ध है, युद्ध में जरूर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन सरकार के रूप में आपका दायित्व है, संविधान से आप बढ़े हुए हैं कि एक भी निर्दोष नहीं मारा जाए, इसका आपको पालन करना है। दूसरी बात कि आपको साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोसेस जो है, अब देखिए जैसे आपने नियत निर्लानार योजना शुरू कर दी। नियत निर्लानार योजना क्या है? उसमें अलग से कोई फंड नहीं है। आप भाई क्यों नहीं 2000 करोड़ का अलग से फंड रख रहे हैं? आप नियत निर्लानार में तमाम 1 दर्जन विभागों की योजनाओं को उसमें समरी करके और दे रहे हैं, जो पहले से ही है, उसमें पैसा ही नहीं है। आप भाई एक साथ जब फोर्स वहां पे जा रही है तो स्पेशल असिस्टेंस दीजिए ना। केंद्रीय गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि भाई आप यहाँ जो है बस्तर के लिए 10,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल असिस्टेंस दीजिए। जहां फोर्स आपकी जा रही है, साथ साथ वहां पर हाईवे बन रहे हैं, वहां पर रोड बन रहे हैं, वहां पे सड़कें बन रही है, वहां पे स्कूल बन रहे हैं, वहां पे अस्पताल बन रहा है, साथ साथ बनाइए ना। किसने रोका है? जी, तो उसको साथ साथ कीजिए। केवल आप अगर एक टारगेट बेस साल भर में अगर 2000 माओवादियों को मार देंगे, उसमें 100-200 आम वहां के आदिवासी भी मारे जाएंगे, और उससे जो है विचारधारा खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। विचारधारा खत्म करने के लिए आपको वहां पर इसके साथ साथ माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ पैरेलल में डेवलपमेंट के वर्क भी उसी तन्मयता के साथ, उसी टारगेट बेस्ड, जिस टारगेट बेस्ड आप माओवादियों को खत्म करने का टारगेट रख रहे हैं, उसी के साथ साथ एक टारगेट वहां पर पूरा बस्तर को और पूरा अबोज मार्ग को विकसित कर लेने का भी रख लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि लाल आतंक पर प्रहार है और उसकी डेडलाइन तय कर दी गई है। 31 मार्च 2026 तक नक्सली छत्तीसगढ़ से सफाया हो जाएगा। उससे पहले ही सफाया करने का लक्ष्य रख लिया गया है। लेकिन हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक विचारधारा है, ठीक है, ये जो कार्रवाई हो रही है ये ठीक है, अच्छी बात है। युद्ध में कुछ नीचे ऊपर होता भी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस विचारधारा को मारने के लिए वहां पर विकास भी करने जरूरी है। तो क्या सरकार इस तरफ सोच रही है? अगर जो सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है, और जो कार्रवाई कर रही है, जो हमारे जवान जो है नक्सलियों के सफाया करने में लगे हुए हैं, वास्तव में एक बहुत अच्छा काम है और पूरा देश उनके साथ है कि लाल आतंक पर उनका प्रहार जो है ये इसी तरह से होता रहे और इनका सफाया हो जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।